बैठो। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। हम पढ़ रहे थे, पिछले कई दिनों से हमारा एक टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, देश की कोई सी भी परीक्षा, सिविल सर्विसेज हो, आईएएस, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर, सब इंस्पेक्टर, तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। और हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अगर आप 2 मिनट इसे देखोगे तो मुझे पक्का यकीन है पूरा जरूर देखोगे, देखना पड़ जाएगा आपको अगर आप 2 मिनट इसे देखोगे। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में कल हमने बात की थी, 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी भाई? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान या राज्य आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान 360। तो पहली जो आपातकालीन शक्ति थी राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में है, इसको पिछली क्लास में हम पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल या राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। तीनों नामों से ये जाना जाता है। अगर आप सिर्फ एक ही नाम पकड़ते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, और एग्जामिनर ने अगर ये पूछ लिया कि संवैधानिक आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आपको पर्यायवाची शब्दों को जानना चाहिए। इसे आप राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं, या संवैधानिक आपातकाल भी बोल सकते हैं, या तीसरा शब्द राज्य आपातकाल भी बोल सकते हैं। राज्य आपातकाल ये भी बोल सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? ये 356 के तहत लगता है। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने अब से पहले भी इसको पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ अवधारणाएं आज नए सिरे से आपकी क्लियर हों। तो राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल क्या है? अगर किसी राज्य में, अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, इस शब्द को पकड़ो, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, वापस गौर करिए। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ये अपने आप में की पॉइंट रहेगा सवाल का, राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, जो कि प्रारंभिक रूप से कितने समय तक के लिए प्रभावी होती है? 2 माह। 2 माह। राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह था और संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 2 माह, प्रारंभिक रूप से 2 माह तक प्रभावी रहती है। अब यहां एक सवाल और है। मान लो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का आभास राष्ट्रपति को हो जाए कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता चल रही है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति को संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए सिफारिश ना करे, तब राष्ट्रपति बिना राज्यपाल के परामर्श के राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है या नहीं कर सकता है? सरल भाषा में यह जान लें कि बिना राज्यपाल की सिफारिश के क्या राष्ट्रपति उसको स्वयं को समाधान हो जाए अपने स्तर पर कि संवैधानिक तंत्र विफल है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को परामर्श नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में, मतलब सिफारिश नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बिना राज्यपाल की सिफारिश के भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है जी। बस ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है।
अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देगा। राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी अगर राष्ट्रपति को स्वयं को समाधान हो जाए, इस शब्द का प्रयोग है संविधान में, राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी अगर राष्ट्रपति को स्वयं को समाधान हो जाए, मतलब राष्ट्रपति ये सेटिस्फाइड हो जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है, लेकिन राज्यपाल किन्हीं भी कारण से सिफारिश नहीं कर रहा है, तो अपने स्तर पर भी राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। एग्जामिनर ये सवाल पूछेगा कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी राष्ट्रपति अपने स्तर पर समाधान होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ये लाइन लिखी आएगी जब सवाल ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सही या गलत कथन का चयन करें, तो ये कथन सही होगा गलत होगा? सही होगा गलत होगा? सही होगा। मतलब राज्यपाल की सिफारिश आती है तो ठीक नहीं, अपने स्तर पर समाधान होने के बाद भी वो बिना सिफारिश के भी कर सकता है। यहां तक क्लियर भाई? चलो अब एक शब्द को और पकड़ो। एक लाइन आई कि संवैधानिक तंत्र की विफलता, कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, वो किस स्थिति में हो रही है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता को संविधान में परिभाषित किया गया है अथवा नहीं किया गया है, बताओ भाई। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये बात अनुच्छेद 356 में लिखी हुई है। एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता नामक शब्दावली को भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है। ये लाइन सही है या गलत है? लगा रहा है तो भाई किया गया है, ठीक है। वैसे दिमाग तो भाई तुमने पूरा लगाया है, नहीं सही लगाया है भाई, और इससे ज्यादा आदमी लगा भी क्या सकता है कि साहब जब संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद जब राष्ट्रपति शासन घोषित हो ही रहा है तो इसका मतलब किया गया है, तभी तो लिख रहा है। लेकिन फिर भी ये गलत है उत्तर आपका। अब सुनो ये उत्तर क्यों गलत है। मेरा सवाल था कि संवैधानिक तंत्र की विफलता को संविधान में परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है, ये सवाल है। संवैधानिक तंत्र की विफलता नामक शब्द का प्रयोग तो अनुच्छेद 356 में है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो सवाल मैंने क्या पूछा है? संवैधानिक तंत्र की विफलता नामक शब्दावली को संविधान में परिभाषित किया गया है, किया गया कि नहीं किया गया है? नहीं, परिभाषित नहीं किया गया। संवैधानिक तंत्र की विफलता नामक शब्दावली तो है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? अब थोड़ा सा अंदर गहराइयों में जा रहे हैं पर है ना, हिम्मत धारण कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता, तो आप इसी में आ जाओ ना, यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ नजदीक आ जाओ, इस चेयर पे देखो, ये रिमोट वाली चेयर पे। बताएंगे आज की मेरी पूरी क्लास इस पे है, क्योंकि मैं एक क्लास से पहले इसको फ्री नहीं कर पाऊंगा। एक क्लास से पहले मैं इस टॉपिक को फ्री नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे फ्री करने के बाद फिर कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा ऑल इंडिया, फिर कोई टेंशन नहीं है। जो तुम राज्यों में राष्ट्रपति शासन को 4 या 8 या 10 लाइनों में पढ़ के खत्म कर लेते हो, वो इतना आसान भी चीज नहीं है। पेपर जिस हिसाब से निकल के आ रहे हैं, फुल डेप्थ में चाहिए नॉलेज, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक शब्द को क्लियर करते चलो। और मैं तो वैसे ही बहुत सरल भाषा में पढ़ाता हूँ, मुझे नोट्स लिखाने की जरूरत भी नहीं है। मेरा वीडियो है, आराम से तसल्ली से घर पे नोट्स लिख लेना। डबल टाइम क्यों खर्च कराते हो? यहाँ समझाएं भी और लिखाएं भी धीरे धीरे। चलिए देखिए, वापस गौर करते हैं। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी अगर राष्ट्रपति को अपने स्तर पर समाधान हो जाए, क्या समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तब वह बिना राज्यपाल की सिफारिश के भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। यहां तक बात क्लियर? तो एक शब्द आया संवैधानिक तंत्र की विफलता।
संवैधानिक तंत्र की विफलता नामक शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में है या नहीं है? है। शब्दावली का प्रयोग है, अनुच्छेद 356 में है। ठीक है। संवैधानिक तंत्र की विफलता नामक शब्दावली को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये लाइन सही है गलत है? परिभाषित नहीं किया गया, मतलब क्लियर नहीं बताया गया कि भाई साहब कौन सी स्थिति को संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। तो यहां पे आप आगे बात कर लेते हैं अपन। स्वयं समाधान हो जाएगा मतलब है अपने स्तर पर वो सेटिस्फाइड हो जाए, वो कन्फर्म हो जाए। इसको पॉलिटी की भाषा में समाधान बोला गया है। पॉलिटी की भाषा है। अब वैसे समाधान हुआ कि जैसे हमारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान हो जाए। भाई समाधान शब्द आपके दिमाग में आता है तो सिर्फ समस्या समाधान के संदर्भ में ही तो आता है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज है उसको जब इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार के टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने आते हैं। ठीक है। अब ये तो अपने तर्ककार बहस का विषय है ही नहीं कि साहब समाधान को मतलब तो सिर्फ समस्या समाधान है। लेकिन आप ये मान लेना कि समाधान शब्द ऐसे हैं कि बहुत से ऐसे शब्द भी तो होते हैं ना कि एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग निकलते हैं। अनेकार्थक शब्द, हिंदी में अनेकार्थक शब्द होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते? होते हैं। अनेकार्थक होते कि नहीं होते? बिल्कुल एक जैसे लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग निकल जाएं। तो यहां पर जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को अपने स्तर पर, स्वयं के स्तर पर समाधान हो जाए, तो यहां समाधान का मतलब है इंग्लिश टर्म है सेटिस्फाइड। इंग्लिश टर्म क्या है? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड से तो क्लियर हो रहा है ना कि राष्ट्रपति अपने स्तर पर सेटिस्फाइड हो जाए कि भाई संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। इसलिए कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ो, बढ़िया किताबों से पढ़ो, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपको पढ़ना चाहिए। किसमें पढ़ना चाहिए? इंग्लिश और हिंदी में। अब तुम्हारे मन की बात भी मैं पहचान रहा हूँ कि हम पे तो हिंदी में पढ़ो भारी पढ़ रहे हो, तुम अंग्रेजी का और लगा रहे हो साहब एक लॉजिक। तो तुम कतई टेंशन मत लो। एग्जामिनर जितने भी प्रकार के सवाल बनाएगा और जैसे जैसे बनाएगा वो मैं पहले ही खोलता हुआ चल रहा हूँ ना तुम्हारे सामने कि ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा। तो इतना तो आप जान गए ना कि राज्यपाल की सिफारिश के बाद भी लगा सकता है और बिना राज्यपाल की सिफारिश के भी अगर उसको अपने स्तर पर स्वयं को समाधान हो जाए, यहां समाधान का मतलब सेटिस्फाइड हो जाए राष्ट्रपति, तब भी वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है। अब यहां पे एक शब्द आया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता। राष्ट्रपति शासन किस स्थिति में लगेगा भाई? संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में लगेगा। फिर यहां पर दो सवाल पकड़ चुके हैं कि संवैधानिक तंत्र की विफलता नामक शब्दावली भारतीय संविधान में है या नहीं है? है। लेकिन संवैधानिक तंत्र की विफलता नामक शब्दावली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि भारतीय संविधान में नहीं किया गया। बस ये दो कंसेप्ट क्लियर करोगे। शब्द तो है लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। तो जहां पर स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया हो वहां पर स्वविवेक का थोड़ा सा दायरा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो राज्यपाल की ये स्वविवेक की स्थिति थोड़ी सी बनती है कि नहीं बनती है कि वह किस घटना को संवैधानिक तंत्र की विफलता मान ले? क्यों? स्पष्ट रूप से तो परिभाषित है नहीं। इसलिए ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन हमेशा विवाद का विषय रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगेगा और संवैधानिक तंत्र की विफलता को स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो अब तो राज्यपाल का स्वविवेक है कि वो कौन सी स्थिति को संवैधानिक तंत्र की विफलता मान ले और उसके आधार पर राष्ट्रपति के लिए लेटर लिख दे। ये बात पकड़ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी ना आ रही? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। संवैधानिक तंत्र की विफलता को यद्यपि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन फिर भी इसमें कुछ बातें शामिल हैं। अब वो बातें कौन कौन सी शामिल हैं भाई? मतलब किन बातों को संवैधानिक तंत्र की विफलता मान लिया जाएगा? एक बात ना कोई ऐसा बाध्य नहीं है राज्यपाल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अपने स्तर पर समाधान उसका होना चाहिए, राज्यपाल की सिफारिश के बाद भी और चाहे राज्यपाल सिफारिश नहीं करे उसके बिना भी राष्ट्रपति स्वयं सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये है।
ठीक है, क्योंकि शक्ति राष्ट्रपति की है, राज्यपाल की नहीं है। अब आगे देखें संवैधानिक तंत्र की विफलता में क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब कौन कौन सी घटना घट जाए कि उनको ये माना जाए कि भाई राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो वो क्या क्या है। एक घटना ये है, अनुच्छेद 365 में ये लिखा हुआ है। देखो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है भाई, 356, जो कि आपातकालीन शक्ति है। ठीक है, एक अनुच्छेद 365 है, दोनों बड़े नजदीकी से जुड़े हुए हैं। पेपर में जब कभी भी ये सवाल पूछा जाता है तो कई बार तो 365 ऑप्शन में होता है और कई बार 356 ऑप्शन में होता है, और बहुत भारी भरकम कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थियों को। तो इस कन्फ्यूजन को हम तुम्हारी जिंदगी से आज ही मिटा देते हैं। मिटाएंगे नहीं मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, तो 365 क्या कह रहा है वो समझो। अनुच्छेद 365 ये कह रहा है कि अगर केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पहले तो मैं थोड़ा लीगल लैंग्वेज में बोल लेता हूं, फिर तुमको उसका मतलब समझाऊंगा सरल भाषा में। केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगर केंद्र सरकार राज्यों के लिए कोई निर्देश या आदेश देती है तो राज्य सरकारों को उनका पालन करना चाहिए। अगर राज्य सरकार केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश का पालन नहीं करती है तो इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता समझा जाएगा और इसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में लिख रही है, 365 में। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार अगर कोई निर्देश दे और राज्य सरकार उसका पालन नहीं करे तो यह संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी। ठीक है, और संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इस बात का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो एक जैसा मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा। बस सिंपल लाइन पकड़नी है तुम्हें कि 365 क्या कहता है। 365 356 लगाने के लिए आधार प्रस्तुत करता है। क्या कहता है 365 कि अगर केंद्रीय कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार अपना कोई आदेश दे या निर्देश दे, उसको अगर राज्य सरकार नहीं माने तो राज्य सरकारों को वो मानना चाहिए। केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश को राज्य सरकार माने, और अगर राज्य सरकार नहीं मानती है तो इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में जिक्र कर रहा है 365। ठीक है, और जैसे ही संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो फिर क्या होगा, 356 क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगा देगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति कौन सा अनुच्छेद बना रहा है, 365। कब होती है संवैधानिक तंत्र की विफलता, जब केंद्र सरकार ने कोई आदेश या निर्देश दिया और राज्य उसका पालन नहीं करे तो इसको क्या माना जाएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। और संवैधानिक तंत्र की विफलता होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान बनता है। तो 365 क्या करेगा, 356 लगाने के लिए कंडीशन क्लियर कर देगा। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता को स्पष्ट रूप से यद्यपि भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो 365 के अंतर्गत शामिल है। क्या शामिल है, अगर केंद्र के निर्देश का राज्य पालन नहीं करें, केंद्र के निर्देश का राज्य पालन नहीं करें तो फिर ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता में आ जाएगा। एक बात तो ये आएगी। दूसरी बात, कोई सा भी दल या दलों का गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, यह भी संवैधानिक तंत्र की विफलता है। मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि उस राज्य में कोई सा भी दल या दलों का गठबंधन सरकार नहीं बना सके तो ये भी क्या कैटेगरी मानी जाएगी भाई, संवैधानिक तंत्र की विफलता। कानून व्यवस्था भंग हो जाए, भयानक सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, भ्रष्टाचार फैल जाए और दल बदल के कारण काफी अनियमितताएं फैल रही हों, तो ये सब संवैधानिक तंत्र की विफलता में आएगा।
यद्यपि संवैधानिक तंत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ चीजें मोटे तौर पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के अंतर्गत मानी जाती हैं। और चूंकि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए ये राज्यपाल के एक तरीके से स्वविवेक की स्थिति भी बन जाती है कि वह कौन सी स्थिति को संवैधानिक तंत्र की विफलता मानते हुए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दे कि साहब इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी स्थिति बनती है। समझ गए? ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। और राज्यपाल अगर दलगत भावनाओं से प्रेरित होकर निर्णय करता है, मान लो राज्यपाल रूलिंग पार्टी का ही व्यक्ति है और उस राज्य में रूलिंग पार्टी के अपोजिशन पार्टी की सरकार है, तो राज्यपाल दलगत भावनाओं से प्रेरित होकर निर्णय करे या नहीं करे, लेकिन अगर अपोजिट पार्टी की सरकार है तो इल्जाम तो पूरा पूरा लगाएगी ना कि राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर निर्णय किया गया है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है, राज्यपाल पूरी तरीके से एक राजनीतिक व्यक्तित्व की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, ये निष्पक्ष व्यक्तित्व नहीं रह गए हैं। ऐसे इल्जाम लगते हैं कि नहीं लगते? राज्यपाल भी ये कैसे समझाए उनको, भाई मैंने तो इस कारण से लगाया है, क्योंकि वहाँ के पास भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कौन सा काम संवैधानिक तंत्र की विफलता में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। समझ गए? अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, वापस मैं आता हूँ अपनी बात पे। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, अब संवैधानिक तंत्र पर अपन बहुत बात कर चुके हैं, शब्द है नहीं है, परिभाषा है नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं नहीं आती, ठीक है। तो अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश पर या राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी अगर राष्ट्रपति को स्वयं को अपने स्तर पर समाधान हो जाए, तब वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, जो कि प्रारंभिक रूप से कितने माह के लिए प्रभावी होती है? 2 माह के लिए भाई, प्रारंभिक रूप से 2 माह के लिए प्रभावी, ठीक है जी। इस 2 माह के अंदर अगर इसका संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाए तो यह अगले 6 माह के लिए बढ़ जाती है, और अनुमोदन नहीं होने पर यह क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब यहां आप बताइए कि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होने का मतलब क्या है? किस तरीके से पारित होनी चाहिए वो? साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से? विशेष बहुमत से, क्योंकि कल मैंने विशेष बहुमत ही तो पढ़ाया था राष्ट्रीय आपातकाल में, ये इसलिए बता दिया आज विशेष बहुमत, तो ये गलत हो गया उत्तर। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 1 महीने के लिए घोषणा की जाती है प्रारंभिक तौर पर, वह संसद के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति शासन संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से ही पारित होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुमोदन होना है ना, कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कल तक का तो याद रहता है आपको? क्या भाई, कल तक का याद रहता है? तो कल मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रारंभिक रूप से कितने समय के लिए प्रभावी होती है? 1 माह के लिए। 1 माह के अंदर अगर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाए तो अगले 6 माह तक प्रभावी होती है। तो वहां संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन का मतलब क्या था? विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से? राष्ट्रीय आपातकाल विशेष बहुमत से ही अनुमोदित होना चाहिए संसद के दोनों सदनों से, लेकिन राष्ट्रपति शासन साधारण बहुमत से अनुमोदन होने पे भी आगे अनुमोदित हो जाएगा या लागू या प्रभावी हो जाएगा। अब बात क्लियर हो गई? मान लो 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से अनुमोदन हो जाए तो कितने समय के लिए प्रभावी हो जाएगा? 6 माह के लिए, ठीक है। तो ये अगले 6 माह के लिए प्रभावी हो जाएगा। इस प्रकार संसद एक बार अनुमोदन करने के पश्चात राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल की स्थिति को कितना बढ़ा सकती है? एक बार अनुमोदन करने के बाद 6 माह बढ़ा सकती है। बात समझ में आ गई? लेकिन 1 वर्ष से अधिक यह तभी बढ़ेगा, 1 वर्ष से अधिक। तो पहला बैरियर कब आएगा? 1 वर्ष के बाद। तो एक सवाल तो एग्जामिनर यहां पूछेगा आपसे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अवधि को संसद एक बार अनुमोदित करके कितना बढ़ा सकती है? उत्तर क्या आएगा? 6 माह तक बढ़ा सकती है, ठीक है। लेकिन 1 वर्ष की अवधि के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 ही कंडीशन पे आगे बढ़ेगा। कौन कौन सी 2 कंडीशन है भाई? अगर पूरे भारत राज्य क्षेत्र में, मतलब पूरे देश में, सरल भाषा में जान लो,
पूरे भारत राज्य क्षेत्र या देश के किसी हिस्से में, देश के किसी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तब 1 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग जाएगा किसी राज्य में। पहली कंडीशन तो यह है, किसी राज्य में 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन 2 कंडीशन पे ही आगे बढ़ेगा। अगर पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल पहले से ही लगा हुआ है, तब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक बढ़ेगा। या दूसरी कंडीशन, अगर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग यह सिफारिश कर दे कि इस राज्य की स्थिति ऐसी है कि अभी इसमें चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं, इसलिए राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद ही या पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल के लगा होने के बाद ही 1 वर्ष से अधिक की अवधि तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ सकता है। ये कंडीशन क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हो गई। तो अब यहीं पे एक कंडीशन और क्लियर कर लो, किसी राज्य में 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन इन 2 स्थितियों पर ही आगे बढ़ेगा। यह बात कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जुड़ी? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संशोधन 1978 कौन सी पार्टी की सरकार ने बनाया था? जनता पार्टी की सरकार ने। कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ठीक है भाई। इंदिरा गांधी को हटा के प्रधानमंत्री बने थे, तो इनको पता था कि जब रूलिंग पार्टी आती है तो वो विपक्षी पार्टी की जो सरकारें होती हैं वहाँ पे सीधे राष्ट्रपति शासन ठोकती है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बचाव किया अपनी भविष्य की अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट का, कि कम से कम केंद्र में आने के बाद मनमाफिक तरीके से तो नहीं लगाया राष्ट्रपति शासन। तो उन्होंने नियमों को थोड़ा कठिन बनाया। तो ये नियम बना दिया कि भाई साहब 1 वर्ष के बाद तभी लगेगा जब या तो आपातकाल लग रहा हो या चुनाव आयोग सिफारिश कर दे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष के बाद किसी भी स्थिति पे नहीं लगेगा। 3 वर्ष के बाद किसी भी स्थिति पे अधिकतम अवधि 3 वर्ष। एक तो अधिकतम अवधि को पकड़ लेना, नहीं लगेगा। अब बात आई कि साहब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई, तो घोषणा होने के बाद उस राज्य की विधानसभा पर क्या फर्क पड़ेगा? डायरेक्ट मतलब घोषणा होते खत्म? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह उसको शुरुआत में निलंबन करता है या विधानसभा को भंग करता है। राष्ट्रपति उसको निलंबित भी कर सकता है और भंग भी कर सकता है। समझ गए? सरकार या आयोग जो कि 1983 में गठित हुआ था, 1987 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पहला आयोग था। तो केंद्र राज्य संबंध मधुर कब रहेंगे? जब केंद्र कम से कम राष्ट्रपति शासन लगाएगा राज्यों पे। तो सरकारी आयोग ने सिफारिश की कि राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में ही लगाया जाए, तुरंत ही नहीं टेक दिया जाए, वरना राज्य परेशान हो जाएंगे और केंद्र राज्य संबंध बिगड़ जाएंगे। तो एक तो राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में ही लगाया जाए, ठीक है। और दूसरी बात की कोशिश ये करे कि राष्ट्रपति शुरुआत में राज्य की विधानसभा को निलंबित रखे। क्या करे? निलंबित करे, भंग नहीं करे। और जब 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाए ना उस राष्ट्रपति शासन का, जब तो कन्फर्म हो जाएगा आगे बढ़ेगा, तब भाई भंग कर दे, शुरुआत में उसको निलंबित ही रखे। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्य की विधानसभा को निलंबित करता है या भंग करता है। मतलब निलंबित भी कर सकता है और भंग भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जब राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो एक्टिंग मोड पे या कार्यकारी मोड पे तो होती नहीं है, काम तो नहीं करेगी। तो उस राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य कौन करती है? उस राज्य के लिए कानून निर्माण कौन करेगी भाई? संसद करेगी, संसद।
ठीक है। कानून निर्माण करेगी संसद। मान लो राज्य की विधानसभा शुरुआत में नहीं होगी तो 2 महीने बाद भंग हो जाएगी, और कानून निर्माण का कार्य कौन करेगी? संसद। उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित हो जाएगी? किस में निहित हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित हो जाती है? राज्यपाल में, राष्ट्रपति में, संसद में, मुख्य न्यायाधीश में। राष्ट्रपति में टेंशन मत लो, किस में निहित हो जाएगी? राष्ट्रपति। हर सवाल वो डर डर के बता रहे हो आजकल तुम्हें। राष्ट्रपति में। किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसका मतलब उसका शासन किसके हाथ में आ गया? तो फिर कार्यपालिका शक्ति भी किसके नियंत्रण में चली जाएगी? राष्ट्रपति के नियंत्रण में चली जाएगी। ठीक है। राष्ट्रपति इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। किन के सहयोग से करेगा? अधिकारियों के सहयोग से करेगा। राज्यपाल, जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का या औपचारिक प्रधान होता है, अब वो कैसे प्रधान की तरीके से भूमिका का निर्वहन करेगा? वास्तविक, क्योंकि मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद तो क्या हो गया है? भंग हो गया है। पूरी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास चली गई है। राष्ट्रपति उस राज्य का कार्य संचालन करने के लिए, राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहां पर बैठा हुआ है, तो राज्यपाल वास्तविक कार्यपालक शक्तियों का यद्यपि प्रयोग करेगा, लेकिन अगर यह सवाल आ जाए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति शासन की स्थिति में किस में चली जाती है, तो राज्यपाल भूल के जवाब मत दे देना, कार्यपालिका शक्ति तो राष्ट्रपति में ही जाएगी। यद्यपि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से करेगा। मेरी बात समझ में आने का नाम है? ठीक है। क्यों भाई? आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ा करो, गुस्से से हम दिखाई क्यों दे रहे हो? क्यों? जितने भी सवाल एग्जामिनर बनाएगा वो मैं तुम्हें पहले ही बना के दे रहा हूँ कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई तो उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में स्थानांतरित हो जाएगी? राष्ट्रपति में। उस राज्य के लिए कानूनों का निर्माण कौन करेगा? कौन करेगा? संसद करेगी। उस राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से कौन करेगा? जो कि राज्यपाल पहले औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति का उस राज्य की का प्रधान था, अब वो कैसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है? लेकिन कार्यपालिका शक्ति किस में स्थानांतरित हो गई है? उस राज्य का प्रशासन किसके नियंत्रण में आ गया है? राष्ट्रपति के में। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से उस कार्य का संचालन कर रहा है, उस राज्य के कार्य का संचालन कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रतिनिधि उसका कौन बैठा है वहां पे? राज्यपाल बैठा है। अब राज्यपाल मुख्य सचिव की सहायता से, एक पॉइंट और आएगा यहां पे, उस राज्य में राज्यपाल किसकी सहायता से? या तो मुख्य सचिव की सहायता से, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि के साथ, या राष्ट्रपति, ओब्लिक लगाओ यहां पे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के साथ उस राज्य के कार्यपालिका संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेगा या उस राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद वो तो भंग होकर बैठ गए। ठीक है। तो अब मुख्य कार्यकारी की भूमिका कौन निभा रहा है? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से राज्यपाल निभा रहा है। यद्यपि मुख्य कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है, बस ये दो अंतर को कर लेना, है तो मुख्य कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से मुख्य कार्यकारी की भूमिका कौन निभा रहा है? राज्यपाल निभा रहा है, जो वास्तविक कार्यकारी या मुख्य कार्यकारी है। जबकि पहले कैसा था ये? औपचारिक या नाम मात्र का। तो राज्यपाल अकेला निभा रहा है, उसके साथ कुछ आदमी और भी हैं कि राज्यपाल मुख्य सचिव के साथ मिलकर उस राज्य के शासन संबंधी कार्यों का संचालन करता है। मुख्य सचिव या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के साथ मिलकर उस राज्य के शासन संबंधी कार्यों का संचालन किसके हाथ में आ जाता है? राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में आ जाता है? बस एक सरल बात याद रख लो, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? राष्ट्रपति के में, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति के में। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का संचालन कौन करता है? अब
जो कि पहले तो औपचारिक नाम मात्र का था, लेकिन मुख्यमंत्री और जब उसका मंत्रिपरिषद घर पर बैठ गए तो अब वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का संचालन राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सहायता से करेगा? या तो मुख्य सचिव की सहायता से करेगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के साथ मिलकर करेगा। ठीक है जी। और उस राज्य के लिए कानूनों का निर्माण कौन करती है? ठीक है। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस राज्य के नागरिकों के मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मूल अधिकार बढ़ जाते हैं, स्थिर रहते हैं या कम हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? अब कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब तुम स्थिर रहेंगे। अब तुम कम यूँ बोलो कोई न कोई खुट्टा है रोवा राज्य में तो कछु न कछु घाटो हो गई। ठीक है, वैसे ही आइडिया लगा रहे हो। मूल अधिकार स्थिर रहते हैं, अपरिवर्तनशील। उस राज्य के नागरिकों के मूल अधिकार क्या रहते हैं भाई? अपरिवर्तनशील। बोलो, अपरिवर्तनशील। अच्छा, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो मूल अधिकारों पर क्या फर्क पड़ता है? मूल अधिकार टॉपिक में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर किसी राज्य में, अगर भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार तुरंत स्थगित हो जाएंगे। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? 358 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 358 और 359 याद करो। अनुच्छेद 358 और 359 क्या थे? वो 359 क्या थे? वो ये थे कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, किसकी घोषणा हो जाए? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, तो अनुच्छेद 19 में स्थित मूल अधिकार स्वतः ही स्थगित हो जाएंगे। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? 358 में। क्या 19 क्या हो जाएगा? तुरंत स्थगित हो जाएगा। और अन्य अनुच्छेदों में स्थित मूल अधिकारों को स्थगित करने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। ये बात कौन से अनुच्छेद में थी? 359 में। तो कुल मिला के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद मूल अधिकारों की स्थिति पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वो कम होते हैं, वो स्थगित होते हैं, निलंबित होते हैं। ठीक है। लेकिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन की स्थिति पर नागरिकों के मूल अधिकारों में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। ठीक है भाई। अच्छा, अब फिर ये बताओ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है राष्ट्रपति की, यह निरपेक्ष है या सीमित है? निरपेक्ष का मतलब है कि भाई इस पे ये न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा इसकी जांच नहीं की जा सकती है। और सीमित उसको बोलते हैं न्यायालय इसको कंट्रोल कर सकता है, सीमित कर सकता है या जांच करवा सकता है। कैसी है? सीमित है, मतलब न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। समझ गए? मतलब न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है कि नहीं हो सकता? राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा अगर किसी राज्य में की जाती है तो इस घोषणा का न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, पुनरावलोकन हो सकता है भाई। ठीक है। तो जैसे ही न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है। जब न्यायपालिका को जांच करने की शक्ति होगी तो राष्ट्रपति की फिर इस घोषणा को खारिज या रद्द भी कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। कर सकती है तो फिर वो निरपेक्ष होती है कि सापेक्ष होती है? निरपेक्ष तो उसको बोलते हैं जिसकी स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़े, देशकाल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़े, जो हर स्थिति पे हो उसको निरपेक्ष बोलते हैं। कि जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको निरपेक्ष बोलते हैं। और सापेक्ष उसको बोलते हैं जिस पर देशकाल परिस्थिति का प्रभाव पड़े, जिसको कम या ज़्यादा करने की पावर किसी दूसरे के पास भी हो, उसको सापेक्ष बोलते हैं। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? सापेक्ष है, मतलब निरपेक्ष नहीं है, अप्रतिबंधित नहीं है, अनियंत्रित नहीं है। न्यायालय इसकी जांच कर सकता है? कर सकता है। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन वाद योग्य है अथवा नहीं है?
वाद योग्य उसको बोलते हैं कि न्यायालय जिस चीज की जांच करने में सक्षम है वह वाद योग्य है या न्याय योग्य है। मतलब न्यायालय जिसका न्यायिक पुनरावलोकन करने की क्षमता रखता है उसको वाद योग्य या न्याय योग्य बोलते हैं। तो न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता? रखता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो राष्ट्रपति की घोषणा है ये वाद योग्य या न्याय योग्य है कि नहीं है भाई? है। वाद योग्य न्याय योग्य है। ठीक है। SR बोम्मई वाद 1994। SR बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। बोम्मई वाद 1994। इसमें न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? की जा सकती है। किस वाद के तहत यह निर्णय निकल कर आया? SR बोम्मई वाद के द्वारा यह निर्णय निकल कर आया। समझ गए भाई? एक हुआ था, देखो सुनो, सबसे पहले तो 38वां संशोधन था। 38वां संशोधन 1975 में। तो 1975 में हो रहा था, इंदिरा गांधी के समय हो रहा है। इंदिरा गांधी क्या चाहेगी? राज्यों में राष्ट्रपति शासन ठोक दिया तो ठोक दिया, न्यायालय उसकी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करे। तो 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा तो ये कानून बना कि राष्ट्रपति शासन का न्यायिक समीक्षा होगी कि नहीं होगी? न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मतलब राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन से परे है। न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि न्यायालय जांच करेगी तो उस घोषणा को रद्द भी कर सकती है। और इंदिरा गांधी तो डिक्टेटर थी पूरी तरीके से, वो तो अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन लगाने की भी इच्छुक होती थी। तो 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा तो ये कानून बना, क्योंकि संविधान संशोधन संसद करती है। तो कानून कौन बनाती है? संसद। कि इसमें तो ये कानून बना कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, या न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। लेकिन बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आ गई और 44वां संशोधन 1978 हुआ, तो वो किसी भी प्रकार की डिक्टेटरशिप या जो तानाशाही थे उसको खत्म करना चाह रहे थे। किसको खत्म करना चाह रहे थे? तानाशाही को। क्योंकि उनको पता था कि अगली बार इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आ जाएगी, फिर भगा देगी सारे राज्यों की सरकारों को। तो इन्होंने 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इस 38वें संशोधन की बात को चेंज किया और क्या कानून बनाया कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 44वें संशोधन 1978 में कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। इसके संविधान संशोधन 38वें से बनाए गए कानून को बदल दिया था 44वें के द्वारा। फिर आया था SR बोम्मई वाद 1994। असल में क्या हुआ था कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उस समय पे PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस शासित सरकार थी और उसने बीजेपी शासित 4 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो खुद ने इस्तीफा दे दिया था नैतिक आधार पर, भाई चलो ये कांड हुआ है मैं देता हूँ। लेकिन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इनकी 3 राज्यों में बीजेपी और थी, उसको बर्खास्त कर दिया था। वहाँ पे किसकी सरकार थी? PV नरसिम्हा राव की, कांग्रेस की। तो ये 4 राज्य बीजेपी के शहीद हो गए थे। क्यों शहीद हो गए थे? किस आधार पर शहीद किया था? मतलब शहीद का मेरा मतलब किस आधार पर बर्खास्त किया था इनकी सरकारों को? केंद्र से निर्देश आए कि कुछ धार्मिक संगठनों पर आप अपने राज्यों में प्रतिबंध लगाएं। केंद्र ने जो आरोप लगाया था कि भाई हम क्यों राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, कि साहब हमने इनको निर्देश दिए हैं कि ये कुछ धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाएं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों ने उन धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने में बड़ी ढिलाई बरती। तो मतलब क्या था, आप समझ गए होंगे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS को ऐसे रहे होंगे कि भाई इन पर प्रतिबंध लगाओ आप अपने वहाँ पे। इन्होंने नहीं लगाए होंगे क्योंकि वो इनके पक्ष के आदमी हैं। तो
तो नहीं लगाए होंगे तो केंद्र सरकार ने इसको क्या माना कि केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन अगर कोई राज्य करता है या उसको नहीं मानता है तो फिर किस चीज़ का संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। तो ये आरोप लगाकर इन चारों राज्यों को कि बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में गए तो एसआर बोम्मई भी एक सीएम थे, उनके नाम से ये केस दायर हुआ था। तो एसआर बोम्मई वाद कहलाया, ये जो बात था उसमें डिसीजन हो रहा था कि भाई इसका न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है इस बात पे। तो 38वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, 44वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है, ये तो क्लियर है। फिर एसआर बोम्मई वाद में जब 1954 में निर्णय आ रहा है तो कोर्ट फिर यही बात बोल रहा है कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो एग्जामिनर यहाँ पे सवाल टिकाता है कि किस वाद में न्यायालय ने यह कहा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो होती है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, किस वाद में कहा? कौन से संविधान संशोधन में यह कानून बना कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है, या मतलब नहीं हो सकती है उसकी? 38वां। कौन से संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत रखा गया, उसका विषय बनाया गया? यहां तक बात समझ में आ गई? अब कुछ सिंपल फैक्ट भाई तुम्हारे, पहले जम्मू कश्मीर के संबंध में अलग कानून हुआ करते थे, लेकिन अब वो जब खत्म ही हो गया तो नॉर्मल होगी बात। अब एक बड़े विवाद का विषय बनता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा, सबसे अधिक बार कहाँ लगा, सबसे कम समय के लिए कहाँ लगा, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर। तो आज इसका फाइनल आंसर सुन लो। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा है और 1991 में पेप्सू स्टेट था जो पंजाब के अंतर्गत है, तो इसको पंजाब भी बोल दिया जाता है, चाहे पेप्सू भी बोल दिया जाता है। तो 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है भाई? पंजाब में लगा है। आवाज किसकी आ रही है? कहा तो फोन को काट और बंद कर उसको, अपने पास रखो उस फोन को। हाँ भाई, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा भाई? पेप्सू बोल देना, पंजाब बोल देना, पंजाब बोल दो आप बोलचाल में, ठीक है? ओके। कब लगा है? अब मुझे तुम ये बताओ कि संसद का गठन कब हुआ है? 1952 में। राष्ट्रपति शासन के बारे में आप जानते हैं कि शुरुआत में जब इसकी घोषणा होती है तो प्रारंभिक रूप से 2 माह तक होती है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन किया जाता है, अनुमोदन करने के बाद ये आगे बढ़ता है, ठीक है? तो अनुमोदन किसने किया? संसद तो 1992 में बनी है, अंतरिम संसद थी, वही जिसने पहला संविधान संशोधन किया था। तो अंतरिम संसद ने इस राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन किया और पंजाब राज्य वहाँ पे भार्गव करके वो थे सीएम, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और त्रिवेदी नाम से कौन थे? राज्यपाल थे उस समय पर 1951 में। तो अंतरिम संसद के रूप में जो संविधान सभा जो अंतरिम संसद बन गई थी, उसी ने पंजाब राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन किया था। तो सबसे पहले कहाँ लगा? पंजाब में लगा। अच्छा, सबसे अधिक बार कहाँ लगा? कहाँ लगा? अब इसमें एक टेंशन है, देखो सुनिए। पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश, इन तीनों में लगा 10 बार, ठीक है? मणिपुर और बिहार, इनमें लगा है 8 बार। अब मणिपुर का कैसा लगा? यहां पे मणिपुर को समझो, आ जाओ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मणिपुर का जो प्रशासन आया था वह 1972 से पहले 2 बार राष्ट्रपति के नियंत्रण में आया था। पूर्वोत्तर अधिनियम 1972 बना। सरल भाषा में समझो, मणिपुर में लगा तो 10 बार है, लेकिन अनुच्छेद 356 का प्रयोग होके मणिपुर में 8 बार लगा है।
जो राष्ट्रपति शासन का एग्जैक्ट अनुच्छेद है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का जो एग्जैक्ट अनुच्छेद है ना 356, इसके तहत 8 बार लगाया। तो कंडीशन क्या थी वो समझिए। पूर्वोत्तर एकीकरण अधिनियम 1900, पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम 1972 में बना, जो पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में जिसमें नियम निर्धारित किए गए, उस 1972 के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए जो राष्ट्रपति शासन मणिपुर के अंतर्गत लगा है वो 8 बार लगा है। 1972 से पहले जो 2 बार लगा था वो एक राज्य की हैसियत से नहीं लगा था, उसका नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथ में आया था। तो कुल मिला के राष्ट्रपति के हाथ में मणिपुर का नियंत्रण 10 बार आया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की हैसियत से या अनुच्छेद 356 की हैसियत से कितनी बार आया है? 8 बार आया है। तो इसलिए सर्वाधिक की जब बात आएगी तो पंजाब में पेप्सू स्टेट भी पंजाब में शामिल है। जैसे मान लो पेप्सू स्टेट में लग रहा है तो उसको पंजाब में काउंट मान लिया, ठीक है। त्रावणकोर और कोचीन केरल में कौन सी जुड़ जाएंगी? 2 स्टेट, त्रावणकोर और कोचीन। ये स्टेट कहां पर थी भाई? केरल में। त्रावणकोर और कोचीन स्टेट सहित जो केरल है इसमें 10 बार, और पेप्सू स्टेट सहित जो पंजाब है इसमें भी 10 बार, और उत्तर प्रदेश में भी 10 बार। मणिपुर और बिहार में कितनी बार? 8 बार। अब आप अगर कई बार किताब पढ़ोगे तो उसमें मणिपुर को हाईएस्ट दिखा रखा है, अलग अलग किताबों में अलग अलग व्याख्या। कई में क्या दिखा रखा है? उत्तर प्रदेश लिख रखा है, कई में साहब केरल लिख रखा है, लिख रखे हैं ये, लेकिन एग्जैक्ट स्थिति इनकी ये है। तो तुम ऐसे कैसे पकड़ना इसको? अच्छा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं, इन पे ये सवाल बनता है कि राज्य बनने के बाद इनमें एक भी बार नहीं लगा। राज्य बनने के बाद वो कौन से राज्य हैं जहां राष्ट्रपति शासन एक भी बार नहीं लगा? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। बिल्कुल आते रहते हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल बिल्कुल आया होगा। नहीं नहीं, ऑप्शन क्या थे? नहीं देखो सुनो मेरी बात, पेप्सू स्टेट सहित जो पंजाब है उसमें 10 बार, और मणिपुर में भी 10 बार, अगर आप उसको ओवरऑल मानोगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ये सवाल पूछे कि 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन, फिर मणिपुर हाईएस्ट पे नहीं रहेगा, फिर मणिपुर में 8 बार लगा है। 356 शब्द का अगर प्रयोग करते हुए आए तो मणिपुर को 8 पर रख लेना, और 356 का प्रयोग करके नहीं आए और केवल राष्ट्रपति शासन की हैसियत से आए तो फिर मणिपुर को 10 पर रख लेना। सवाल की भाषा पर डिपेंड करेगी भाई। बिल्कुल मैंने सारी स्थिति खोल दी आपके सामने, ठीक है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। मणिपुर की स्थिति ऐसी है कि सर्वाधिक बार कहाँ लगा? डायरेक्ट मणिपुर लिख दिया जाता है। कई किताबों में लिखा है, हमें खुद इससे पिछले बैचों तक मणिपुर लिखाता आया था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप और खोल दी बात कि बाई चांस एग्जामिनर ये पूछ ले कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक किस राज्य में लगा है, तो फिर वह मणिपुर नहीं रहेगा, फिर मणिपुर 8 पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ऐसे यहाँ पर एक भी बार नहीं लगा। और ऐसे कौन से स्टेट हैं यहाँ पे सबसे कम अवधि के लिए लगा है? कर्नाटक और बिहार ऐसे राज्य हैं भाई जहां सबसे कम समय के लिए, केवल 8 दिन, सबसे कम समय के लिए केवल कितने दिन? केवल 8 दिन लगा है भाई। ये राष्ट्रपति शासन के संबंध में, संवैधानिक आपातकाल के संबंध में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं, मात्र इतना पढ़ लेते हैं, तो फिर कोई सी भी परीक्षा हो, IAS, PCS, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, JRF या नीचे तक की कोई बड़ी भी कोई, तो काम चलना नहीं, दौड़ना चाहिए। और इतना पढ़ने के बाद भी अगर सवाल नहीं बन पा रहा है या निकल रहा है तो फिर तो भाई वो फिर सभी की रेंज से बाहर जाना चाहिए। ये नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है जी। तो मैंने बड़ी सरल भाषा में वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप आराम से अपने घर पे देखना और धीरे धीरे सारे नोट्स लिख लेना। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब तुम अगर ये कहें कि सर हमको ये पूरा पूरा लिखवा ओढ़ दो,
क्यों घर पे तो हम नजीक ना उतने पढ़ाई लिखाई के, तो ठीक है। चलिए ठीक है। बेस्ट लेवल कंटेंट प्राप्त करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डीपारा सर को सब्सक्राइब करें और पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप क्या करें, डाउनलोड करें। चलिए।